जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बीए के सेकंड सेमेस्टर के हिस्ट्री की यूनिट नंबर 4 की बात करेंगे, जिसके अंदर हम साम्राज्यवाद, प्रथम विश्व युद्ध, बोल्शेविक क्रांति, वर्साय समझौता और फांसीवाद, नाजीवाद के बारे में विस्तार से डिटेल से बात करने वाले हैं। देखिएगा साथियों, ये जो सीरीज है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। इस सीरीज के अंदर जितने भी टॉपिक हैं उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के माध्यम से आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है। साथ ही यही क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, तो आप अच्छे प्रकार से इन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। एग्जाम के अंदर डेफिनेटली इन क्वेश्चनों से जो है एज इट इज आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और इनसे बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, तो ये क्लासेज बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। सेकेंड सेमेस्टर के तमाम साथी, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, उन साथियों का एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है। चैनल पर पहली बार विजिट किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आगामी जितने भी सेमेस्टर आप देने वाले हैं, उन सभी की क्लासेज बहुत ही शानदार तरीके से आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। साथ ही एमजीएसयू की प्रत्येक अपडेट इस चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, चाहे कोई सी भी अपडेट हो। और कुछ अपडेट जो होती है जिनका वीडियो हम नहीं बना पाते, उनके लिए हम टेलीग्राम चैनल बना रखा है टुडे रोजगार के नाम से। वहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिल जाती है, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। समय समय पर वहाँ पर भी अपडेट देखने को मिल जाती है। चलिएगा साथियों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर हम सबसे पहले साम्राज्यवाद को लेंगे और उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध, बोल्शेविक क्रांति, वर्साय समझौता और फांसीवाद, नाजीवाद का डिटेल से बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि साम्राज्यवाद से क्या अभिप्राय है, इसके प्रमुख कारणों की यहाँ पर विवेचना करनी है। साम्राज्यवाद है वह नीति है जिसके अंतर्गत कोई शक्तिशाली राष्ट्र जो है दूसरे देशों या क्षेत्रों पर राजनीतिक, आर्थिक अथवा सैनिक प्रभुत्व स्थापित करता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोपीय शक्तियों ने एशिया और अफ्रीका में व्यापक जो है व्यापक साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया और स्थापित भी किए थे उनके द्वारा। नेक्स्ट हम बात करें, इनके जो है साम्राज्यवाद के प्रमुख कारण देखने को क्या मिले थे, इसके कारण क्या रहे थे। इसके कारण नहीं थे औद्योगिक क्रांति, क्योंकि यूरोपीय जो देश थे, देशों को कच्चे माल और नए बाजारों की आवश्यकता हुई, तो औद्योगिक क्रांति की यहाँ पर शुरुआत हुई। आर्थिक लाभ, उपनिवेशों से सस्ता कच्चा माल तथा निवेश के अवसर यहाँ पर प्राप्त होते थे। और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, अधिक उपनिवेशों को राष्ट्रीय शक्ति और गौरव का प्रतीक यहाँ पर माना गया। सैनिक एवं सामरिक जो हित था वो भी महत्वपूर्ण था यहाँ पर, क्योंकि महत्वपूर्ण बंदरगाहों और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण जो है आवश्यक माना गया था। राष्ट्रवाद की बात करें तो उग्र राष्ट्रवाद ने साम्राज्य विस्तार को प्रोत्साहित किया। और धार्मिक एवं सभ्यता गत विचार की बात करें तो यूरोपीय शक्तियों ने अपने धर्म और संस्कृति के प्रसार को साम्राज्यवाद का औचित्य बताया था। सामाजिक कारण इसके अंतर्गत ये रहा था कि जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी के कारण भी नए क्षेत्रों की खोज को यहाँ पर क्या मिला था, प्रोत्साहन मिला था। और निष्कर्षतः हम इसके बारे में कह सकते हैं कि जो साम्राज्यवाद है उसने यूरोपीय शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाई, अंततः अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ा और प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अफ्रीका जो था उसमें साम्राज्यवाद प्रतिस्पर्धा का वर्णन करना है। इसमें किस प्रकार से देखने को मिला, देखिएगा 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जब अफ्रीका यूरोपीय साम्राज्यवाद का प्रमुख क्षेत्र बन गया और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, इटली और पुर्तगाल ने अफ्रीका के विभिन्न भागों पर अधिकार यहाँ पर स्थापित कर लिए थे। प्रमुख विशेषताएं देखिएगा इसके अंतर्गत है, प्रमुख विशेषताएं क्या कहती है, देखिएगा कि ब्रिटेन ने जो है मिस्र, सूडान और दक्षिणी अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ाया। फ्रांस ने उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका में विशाल साम्राज्य स्थापित किया। बेल्जियम ने जो है आपके कांगो पर नियंत्रण स्थापित किया। और जर्मनी ने अपेक्षाकृत देर से लेकिन अफ्रीका में उपनिवेश बनाए थे। और इटली ने अफ्रीका में साम्राज्य विस्तार का यहाँ पर प्रयास भी किया था। यह मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत आती है। और बर्लिन सम्मेलन जो था 1800 आपके 84-85 में हुआ था, अफ्रीका के विभाजन को व्यवस्थित करने में भूमिका निभाई। यूरोपीय शक्तियों के बीच अफ्रीका को लेकर प्रतिस्पर्धा यहाँ पर बढ़ती गई। और निष्कर्षतः अफ्रीका की होड़ ने यूरोपीय देशों के आपसी संबंधों को तनावपूर्ण बनाया और प्रथम विश्व युद्ध के लिए अनुकूलित वातावरण
तैयार किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों की। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इसके प्रमुख कारण क्या थे उनकी बात कर लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। इसके पीछे अनेक राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य कारण देखने को मिले थे। देखिएगा यहाँ पर प्रमुख कारण देखिएगा कि उग्र राष्ट्रवाद, जर्मनी, फ्रांस, रूस और अन्य देशों में राष्ट्रवादी भावना तीव्रता की, राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसकी तीव्रता को देखने को मिली। साम्राज्यवाद की बात करें तो उपनिवेशों के लिए यूरोपीय शक्तियों में संघर्ष था। सैन्यवाद, राष्ट्रों ने अपनी सेनाओं और नौसेनाओं का विस्तार किया। और गुटबंदी की बात करें तो यहाँ पर यूरोप जो था, यूरोप दो प्रमुख गुटों में क्या हो गया था, विभाजित हो गया था। और बाल्कन समस्या यहाँ पर देखने को मिली थी, जिसमें बाल्कन जो क्षेत्र था उसमें जो है राष्ट्रवादी संघर्ष और महान शक्तियों की प्रतिस्पर्धा यहाँ पर बढ़ रही थी। और फ्रांस जर्मनी प्रतिस्पर्धा, दोनों देशों के बीच पुराना तनाव जो है आपके यहाँ पर देखने को मिला था, पुराना तनाव था। और नौसैनिक प्रतिस्पर्धा, ब्रिटेन जर्मनी के बीच नौसैनिक शक्ति की होड़ यहाँ पर देखने को मिली। और तत्कालिक कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के युवराज आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की जो है सारायेवो में यहाँ पर क्या हो गई थी, हत्या हुई थी। ये भी कारण इसका रहा है तात्कालिक। नेक्स्ट बात करें कि प्रथम विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण का वर्णन करना है। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के युवराज फ्रांज फर्डिनेंड की जो है उनकी पत्नी सोफी की 28 जून 1914 को जो है सारायेवो में हत्या की थी। और हत्या करने वाला जो है गेवरिलो प्रिंसिप बेसिनियाई सर्ब राष्ट्रवादी था। और ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया और कठोर शर्तें रखी। सर्बिया द्वारा सभी शर्तें स्वीकार न किए जाने पर ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। और इसके बाद गठबंधन के कारण संघर्ष वो जो है आपके पूरे यूरोप के अंदर फैल गया था। नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों का वर्णन करना है। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम अत्यंत व्यापक और दूरगामी थे। राजनीतिक कारण देखिएगा, परिणाम देखिएगा कि जर्मन जो आपके ऑस्ट्रो हंगेरियन रूसी ओटोमन साम्राज्य का पतन देखने को मिला। और यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन हुआ, अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ, राष्ट्र संघ की स्थापना देखने को मिली और अमेरिका एक महत्वपूर्ण विश्व शक्ति के रूप में उभरा। और आर्थिक और सामाजिक परिणाम देखिएगा कि आर्थिक और सामाजिक परिणाम किस प्रकार से देखने को मिले। यूरोपीय अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी, युद्ध में लाखों लोग मारे गए, जिससे समाज में भारी अस्थिरता देखने को मिली। नेक्स्ट देखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो था उसमें अमेरिका के प्रवेश के कारणों की विवेचना करनी है। अमेरिका ने प्रारंभ में युद्ध में तटस्थ रहने की नीति अपनाई, लेकिन 1914 में वह मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हुआ। मुख्य कारण थे कि जर्मनी का असीमित पनडुब्बी युद्ध और अमेरिकी जहाज़ों को नुकसान, मित्र राष्ट्रों के साथ अमेरिका के आर्थिक संबंध और आपके जिमरमैन टेलीग्राम के कारण जो है आपके जर्मनी के प्रति विरोध और लोकतांत्रिक शक्तियों के समर्थन में जो है नीति थी। साथियों, टुडे रोजगार के नाम से टेलीग्राम चैनल है, यदि आपको इन सभी की पीडीएफ चाहिए तो वहां से जो है टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। आगे हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। प्रश्न संख्या 7 है कि रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना करनी है। 1917 की रूसी क्रांति ने रूस की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह यहाँ पर बदल दिया था। प्रमुख कारण यहाँ पर देखिएगा, क्या क्या प्रमुख कारण यहाँ पर देखने को जो है मिले थे। देखो यहाँ पर क्या है कि जार की निरंकुश शासन व्यवस्था, जार का जो शासन था वो अत्यधिक कठोर था और अनुत्तरदायी और दमनकारी था। इस कारण यहाँ पर निरंकुश शासन की व्यवस्था जो है स्थापना हो चुकी थी। किसानों की खराब स्थिति देखिएगा, किसान अत्यधिक गरीब और भूमिहीन का शिकार यहाँ पर थे। मजदूरों का शोषण, कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति दयनीय थी और काम के घंटे बहुत अधिक थे और यहाँ पर मजदूरी बहुत कम देखने को मिलती थी। औद्योगिक विकास देखिएगा, तीव्र औद्योगिक विकास के कारण नए सामाजिक तनाव यहाँ पर उत्पन्न हुए और कमजोर राजनीतिक व्यवस्था। इसके अंतर्गत रूस की प्रशासनिक संरचना आधुनिक समय की मांगों को पूरा करने में असफल रही थी। और प्रथम विश्व युद्ध की क्षति, युद्ध के दौरान रूस को भारी जनधन की हानि उठानी पड़ी और खाद्यान्न संकट और महंगाई, आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी से जनता को जो है त्रस्त कर दिया था। और समाजवादी विचारों का प्रसार, मार्क्सवादी और समाजवादी
विचारधाराओं ने जनता और बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया। जार निकोलस द्वितीय की असफलता, जार की जो है दूरदर्शिता और आपके अकुशल नीतियों ने संकट को और अधिक गहरा यहाँ पर कर दिया था। ये प्रमुख इसके कारण देखने को मिले थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि बोल्शेविक क्रांति के कारणों और महत्व की विवेचना यहाँ पर करनी है। देखिएगा बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर जो है 1917 में जो है आपके 1917 में लेनिन के नेतृत्व में हुई। इसका उद्देश्य जो है रूस में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना था। कारण थे जार की निरंकुशता और जनता का असंतोष, किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, प्रथम विश्व युद्ध की असहनीय कठिनाइयाँ, गंभीर आर्थिक संकट, अस्थायी सरकार की जन विरोधी नीतियाँ और असफलता। लेनिन और बोल्शेविक दल का मजबूत नेतृत्व इसके प्रमुख कारण थे। महत्व के अंतर्गत देखिएगा, इसका महत्व रूस में बोल्शेविक सरकार स्थापित करना और दुनिया की पहली समाजवादी जो है शासन व्यवस्था की नींव पड़ी। और यहाँ पर जो है भूमि पर किसानों के अधिकार का कानूनी जो है मान्यता, अधिकार को कानूनी मान्यता दी गई। रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। आगे चलकर के सोवियत संघ यूएसएसआर के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। विश्व राजनीति में समाजवाद एक शक्तिशाली विचारधारा के रूप में उभर कर सामने आया। ये यहाँ पर देखने को मिले थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा लेनिन की भूमिका का बोल्शेविक क्रांति के संदर्भ में मूल्यांकन करना है। देखिएगा जो आपके व्लादिमीर लेनिन है बोल्शेविक क्रांति के प्रमुख नेता थे। उन्होंने मार्क्सवादी विचारों को रूस की परिस्थितियों के अनुरूप लागू किया था। लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी को अत्यधिक अनुशासित और संगठित रूप प्रदान किया। उन्होंने युद्ध समाप्त करने पर पुरजोर समर्थन किया। किसानों को भूमि देने और मजदूरों के हितों की रक्षा करने का वादा किया। उनका प्रसिद्ध नारा था शांति, रोटी और भूमि जन जन में लोकप्रिय हो गया। अक्टूबर 1917 में उन्होंने सत्ता पर सफल कब्जे का नेतृत्व किया और बाद में जो है नई आर्थिक नीति एनईपी जैसी महत्वपूर्ण नीतियां अपनाई गई। निष्कर्षतः लेनिन के सुदृढ़ नेतृत्व, दूरदर्शिता और क्रांतिकारी संगठन क्षमता के बिना बोल्शेविक क्रांति की सफलता असंभव थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा वर्साई की संधि की प्रमुख शर्तों को यहाँ पर देखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 28 जून 1919 को पराजित जर्मनी और विजयी मित्र राष्ट्रों के बीच वर्साई की संधि हुई। प्रमुख शर्तें थी कि युद्ध का उत्तरदायित्व जर्मनी को अकेले ही प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। भारी क्षतिपूर्ति, जर्मनी पर युद्ध के हर्जाने के रूप में बहुत बड़ी आर्थिक राशि थोपी गई। सैन्य प्रतिबंध, जर्मनी की सेना की संख्या सीमित कर दी गई और अनिवार्य सैन्य सेवा समाप्त कर दी गई थी। नौसैनिक सीमाएं, जर्मन नौसेना को अत्यंत सीमित कर दिया गया और पनडुब्बियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भूभाग का नुकसान, जर्मनी को अपने यूरोपीय भूभाग का एक बड़ा हिस्सा पड़ोसी देशों को देना पड़ा और उपनिवेशों की जब्ती जो है यहाँ पर देखिएगा जर्मनी के सभी उपनिवेश मित्र राष्ट्रों में बांट गए। यहाँ उपनिवेश है, याद रखिएगा, उपनिवेश नहीं है, उपनिवेश है, बांट दिए गए। और राइनलैंड क्षेत्र को सेना मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट देखिएगा वर्साई संधि का आलोचनात्मक मूल्यांकन यहाँ पर करना है। वर्साई संधि का घोषित उद्देश्य जो है आपके यूरोप में स्थायी शांति स्थापित करना था, परंतु इसकी जो है अति कठोर शर्तों ने जर्मनी को गहरी द्वेष भावना पैदा की। सकारात्मक पक्ष देखिएगा कि इसके तहत युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास हुआ, राष्ट्र संघ की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ और राष्ट्रीयता के सिद्धांत को कुछ सीमा तक मान्यता यहाँ पर मिली। नकारात्मक देखिएगा कि पक्ष कि यह संधि न्यायपूर्ण न होकर प्रतिशोध की भावना पर आधारित थी। इसने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह नष्ट कर दिया। वहाँ गंभीर राष्ट्रीय अपमान की भावना को बढ़ावा दिया और चरमपंथी ताकतों के उभार के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की। और यहाँ पर फासीवाद के उदय के कारण कि फासीवाद का उदय प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में हुआ। आपके बेनिटो मुसोलिनी इसके संस्थापक प्रमुख नेता थे, पर उदय के प्रमुख कारण देखिएगा युद्धोत्तर निराशा। प्रथम विश्व युद्ध में विजयी होने के बावजूद इटली को समझौतों में मनचाहा लाभ नहीं मिला। इससे राष्ट्रव्यापी निराशा देखने को मिली और गंभीर आर्थिक संकट, युद्ध के कारण इटली की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। कृषि उद्योग सब ठप हो गए। बेरोजगारी और महंगाई, सैनिकों के लौटने से बेरोजगारी बढ़ी और महंगाई
आसमान छूने लगी थी। राजनीतिक स्थिरता और कमजोर लोकतांत्रिक सरकारें बार बार गिर रही थी और स्थिर निर्णय लेने में असमर्थ थी। साम्यवाद का भय। रूस की क्रांति से प्रेरित होकर इटली में भी साम्यवाद मजदूर आंदोलन उग्र हो गए, जिससे पूंजीपति वर्ग भयभीत था और मुसोलिनी का जो है करिश्माई नेतृत्व है। मुसोलिनी ने उग्र राष्ट्रवाद का सहारा लेकर जनता को आकर्षित यहाँ पर किया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा फासीवाद की प्रमुख विशेषताएं। फासीवाद की प्रमुख विशेषता देखिएगा, फासीवाद एक जो है अधिनायकवादी एवं उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा थी, जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तुलना में राज्यों को जो है सर्वोपरि मानती थी। इसकी विशेषता देखिएगा, विशेषता है कि राज्य की सर्वोच्चता, सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ नहीं, राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, ये फासीवाद का मूल मंत्र था। उग्र राष्ट्रवाद देखिएगा, उग्र राष्ट्रवाद राष्ट्र की श्रेष्ठता पर अत्यधिक बल दिया गया और अन्य राष्ट्रों के प्रति आक्रामक रवैया अपनाया गया। लोकतंत्र का विरोध, फासीवादियों ने संसदीय लोकतंत्र को कमजोर, अस्थिर, अयोग्य शासन प्रणाली बताकर खारिज कर दिया। साम्यवाद का विरोध, साम्यवाद और वर्ग संघर्ष के सिद्धांतों का इन्होंने घोर विरोध किया था और एक दल और एक नेता, देश में केवल एक ही राजनीतिक दल और एक सर्वशक्तिमान नेता के शासन को अनिवार्य यहाँ पर माना गया था और सैन्यवाद को प्रोत्साहन, युद्ध और सैन्य शक्ति को राष्ट्र के विकास और जीवन का आवश्यक अंग माना गया। प्रेस एवं अभिव्यक्ति पर नियंत्रण, समाचार पत्रों, रेडियो, शिक्षा व्यवस्था पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण स्थापित किया गया। विरोधी दलों का दमन, राजनीतिक विरोधियों को बलपूर्वक जो है कुचल दिया गया। व्यापक प्रचार, जन समर्थन जुटाने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रचार और संगठित प्रदर्शनों का सहारा लिया गया। नेक्स्ट देखिएगा, मुसोलिनी के व्यक्तित्व और नीतियों का मूल्यांकन। बेनिटो मुसोलिनी इटली में फासीवादी आंदोलन के जन्मदाता और प्रमुख नेता थे। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली की राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता का पूरा लाभ उठाकर सत्ता हासिल यहाँ पर की थी। मुसोलिनी की प्रमुख नीतियाँ कौन सी थी देखिएगा, इटली में जो है बहुदलीय व्यवस्था को समाप्त कर एक दलीय तानाशाही की स्थापना और विरोधी राजनीतिक दलों और स्वतंत्र आपके ट्रेड यूनियनों का पूर्ण दमन किया गया। प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर फासीवादी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देना। देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य के नियंत्रण को बढ़ावा, आपके कॉरपोरेट स्टेट की स्थापना की गई थी। सैन्य शक्ति का तीव्र विस्तार और रोम साम्राज्य के गौरव को पुनः स्थापित करने के नाम पर साम्राज्यवादी विस्तार जैसे इथियोपिया का पर जो है आक्रमण किया गया था। निष्कर्षतः देखिएगा कि जो आपके मुसोलिनी ने प्रारंभिक दौर में देश में कुछ व्यवस्था और अनुशासन लाने का दावा किया, लेकिन उनकी तानाशाही नीतियों, युद्धोन्माद ने अंततः इटली को बर्बादी और द्वितीय विश्व युद्ध की जो है विभीषिका में धकेल दिया था। नेक्स्ट देखिएगा कि नाजीवाद के उदय के कारणों का विवेचना करनी है। नाजीवाद का उदय प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में हुआ, जिसे एडोल्फ हिटलर इसके सर्वोच्च नेता थे। प्रमुख कारण देखिएगा, वर्साई संधि का अपमान। इस संधि ने जर्मनी पर भारी आर्थिक दंड, अपमानजनक शर्तें थोप दी थी, जिससे जर्मन जनता में तीव्र असंतोष था। गंभीर आर्थिक संकट, युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई और देश में जो है भारी महंगाई फैल गई। 1929 की महामंदी देखिएगा, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने जर्मनी की बेरोजगारी को और बढ़ा दिया, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए। और यहाँ पर जो है वाइमर गणराज्य की विफलता देखिएगा कि जर्मनी की लोकतांत्रिक सरकार देश की समस्याओं को सुलझाने में पूरी तरह असफल साबित हुई। साम्यवाद का जो है बेपूंजीपति और मध्यम वर्ग रूस की तर्ज पर जर्मनी में साम्यवाद के प्रसार से अत्यधिक भयभीत थे। जर्मन राष्ट्रवाद और हीनता की भावना, युद्ध की हार से जर्मन राष्ट्रीय गौरव को ठेस पहुंची, जिसे हिटलर ने पुनर्जीवित करने का वादा किया। हिटलर की जो है करिश्माई नेतृत्व, हिटलर के ओजस्वी भाषणों और नाजी दल के संगठन प्रचार ने जो है जनता को जो है मोह लिया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं नाजीवाद की प्रमुख विशेषताओं को देखिएगा। नाजीवाद जर्मन में विकसित उग्र राष्ट्रवादी, नस्लवादी और अधिनायकवादी विचारधारा थी। प्रमुख विशेषता है कि जर्मन राष्ट्रवाद नाजी विचारधारा मानती थी कि जर्मन
जाति विश्व की सबसे श्रेष्ठ जाति है और तानाशाही और आपके फ्यूरर सिद्धांत देश की सारी शक्ति एक ही सर्वोपरि नेता यानी फ्यूरर हिटलर के हाथों में केंद्रित कर दी गई। वर्साई की संधि का पुरजोर विरोध नाजीवाद ने वर्साई की अपमानजनक संधि को फाड़ने और जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाने का संकल्प लिया और साम्यवाद और लोकतंत्र का विरोध, साम्यवाद, उदारवाद, संसदीय लोकतंत्र को देश के लिए कलंक मानकर उनका स्वयं छपाया किया गया। नस्लीय अशुद्धता, यहूदी द्वेष, यहूदियों, जिप्सियों, अन्य अल्पसंख्यकों को जर्मनी की सभी समस्याओं की जड़ मानकर उनके क्रूरता अत्याचार किया गया, क्रूरतम अत्याचार और नरसंहार किया गया। सैन्यवाद और आक्रामक विस्तारवाद जर्मनी के लिए नए क्षेत्रों की प्राप्ति हेतु युद्ध और विजय को आवश्यक माना गया था। और शिक्षा और मीडिया पर नियंत्रण, युवाओं और बच्चों को नाजी विचारधारा के सांचे में डालने के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली और संस्कृति का नाजीकरण किया गया। निष्कर्षतः नाजीवाद ने संपूर्ण जर्मनी समाज को एक हिंसक और सैन्यवाद मशीन में बदल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध और मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 17 की। हिटलर के उदय में वर्साई की संधि और आर्थिक महामंदी की भूमिका स्पष्ट करनी है। हिटलर के उदय में वर्साई की संधि और आर्थिक संकट दोनों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान था। वर्साई की संधि के कारण जर्मनी में राष्ट्रीय अपमान की भावना पैदा हुई। जर्मन जनता संधि की शर्तों को पूरी तरह अन्यायपूर्ण मानती थी। हिटलर ने इस व्यापक असंतोष को अपने राजनीतिक प्रचार का मुख्य आधार बनाया था। 1929 की महामंदी थी, उसके कारण क्या रहे थे? बेरोजगारी अत्यधिक तेजी से बढ़ी, उद्योग और व्यापार पूरी तरह प्रभावित हुए, बैंकिंग व्यवस्था गहरे संकट में आ गई, जनता का लोकतांत्रिक सरकार से पूरी तरह विश्वास से उठ गया। हिटलर ने संकटग्रस्त जनता को रोजगार, राष्ट्रीय गौरव, जर्मनी को पुनः शक्तिशाली बनाने के आकर्षक वादे दिए। निष्कर्षतः वर्साई की संधि ने समाज में असंतोष की जमीन तैयार की और आर्थिक महामंदी ने उस असंतोष को हिटलर के पक्ष में राजनीतिक समर्थन में बदलने में निर्णायक सहायता की। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, फासीवाद और नाजीवाद की समानताएं एवं अंतर। फासीवाद और नाजीवाद 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उभरी दो प्रमुख अधिनायकवादी विचारधाराएं थी। समानताएं देखिएगा, दोनों अधिनायकवादी और तानाशाही विचारधाराएं थीं, दोनों लोकतंत्र और साम्यवाद के घोर विरोधी थी और दोनों उग्र राष्ट्रवाद की भावना पर आधारित थी। दोनों ने सैन्यवाद और युद्ध को बढ़ावा दिया, दोनों ने व्यापक प्रचार, गुप्त तंत्र, राजनीतिक दल का भरपूर उपयोग किया और दोनों में सर्वशक्तिमान नेता की सर्वोच्चता पर विशेष बल दिया गया था। अंतर क्या देखने को मिला था यहाँ पर? इसका जो उद्गम था फासीवाद का विकास मुख्यतः इटली में हुआ, नाजीवाद जर्मनी में विकसित हुई थी। और राज्य बनाम नस्ल, फासीवाद में राज्य की सर्वोच्चता पर विशेष बल था, जबकि नाजीवाद में नस्लीय विचारधारा और तथाकथित आर्य श्रेष्ठता को सर्वोपरि महत्व दिया गया है। और यहूदी उत्पीड़न, नाजीवाद ने यहूदियों के विरुद्ध व्यवस्थित राज्य राज्य प्रायोजित और व्यापक नरसंहार की नीति अपनाई, जो फासीवाद में इस रूप में नहीं थी। विस्तारवाद, हिटलर की आक्रामक नस्लीय विस्तारवादी नीति ने जर्मनी को सीधे द्वितीय विश्व युद्ध की ओर धकेल दिया। निष्कर्षतः दोनों विचारधाराएं प्रकृति से अधिनायकवादी और उग्र राष्ट्रवादी थे, परंतु नाजीवाद में नस्लीय श्रेष्ठता का सिद्धांत अधिक आक्रामक और केंद्रीय रूप में मौजूद था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध से फासीवाद और नाजीवाद के उदय तक की घटनाओं का स्पष्ट करना है। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप संपूर्ण यूरोप में गंभीर आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई। युद्ध से इटली और जर्मनी दोनों को भारी क्षति उठानी पड़ी। जर्मनी पर वर्साई की अपमानजनक संधि के कठोर शर्तें थोप दी गई और दूसरी ओर इटली भी युद्ध के क्षेत्रीय परिणामों से संतुष्ट नहीं थी और युद्धोत्तर गंभीर आर्थिक संकट, अपमान, आसमान छूती बेरोजगारी, राजनीतिक संघर्षों से ने जनता में व्यवस्था के प्रति गहरा असंतोष यहाँ पर बढ़ा दिया था। इटली में मुसोलिनी ने फासीवादी आंदोलन को संगठित किया
और 1922 में रोम मार्च के माध्यम से सत्ता प्राप्त की। इसी प्रकार जर्मनी में आर्थिक संकट और वर्साई की संधि के प्रति तीव्र असंतोष का लाभ उठाकर नाजी पार्टी का प्रभाव तेजी से बढ़ा, जिसके परिणाम स्वरूप 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन बैठा। निष्कर्षतः इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद अव्यवस्था अस्थिरता ने यूरोप में तानाशाही चरमपंथी विचारधाराओं के फलते फूलने के लिए सबसे अनुकूलित वातावरण तैयार कर दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद यूरोप की पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था में व्यापक दूरगामी परिवर्तन आए। पुराने राजवंशों साम्राज्यों का पतन हुआ तथा उनके खंडहरों पर अनेक नए राष्ट्र अस्तित्व में आए। मुख्य परिवर्तन देखिएगा, जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन और ऑटोमन साम्राज्य का पूरी तरह अंत हो गया और रूस में साम्राज्यवादी क्रांति के पश्चात सोवियत सत्ता स्थापित हुई। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के उद्देश्य से राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। यूरोप के कई देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के नए प्रयोग किए गए। युद्ध के परिणाम स्वरूप आर्थिक संकट, भारी कर्ज, भयंकर बेरोजगारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जर्मनी, इटली और अन्य पराजित देशों में राष्ट्रीय अपमान की भावना और असंतोष चरम पर पहुंच गया। इन सभी परिस्थितियों ने अंततः फांसीवाद, नाजीवाद और जैसी उग्र तानाशाही विचारधाराओं को जन्म दिया और बढ़ावा दिया। तो आज आपकी यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो चुकी है और कल आपकी यूनिट नंबर जो 5 है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद एक महामैराथन के माध्यम से आप सभी का जो है आपकी जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो कम्प्लीटली करवा दिया जाएगा। महामैराथन क्लास के अंदर जरूर आइएगा। आपकी कल आपकी जो है यूनिट नंबर 5 कंप्लीट होने के बाद डायरेक्ट आपकी महामैराथन क्लास जो है आपको देखने को मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।